अच्छा, हमने सीएसएस में काफ़ी बेसिक कंसेप्ट्स जो हैं वो कैप्चर ऑलरेडी कर लिए हैं। आज हमने रिवाइज करने हैं जो हमने सिलेक्टर्स पढ़े थे एक दफ़ा, उसको हमें थोड़ा रिवाइज करना है और कुछ प्रोसीडो क्लासेस और प्रोसीडो एलिमेंट करके भी सीएसएस में कंसेप्ट होता है, उसको भी हमने थोड़ा फिगर आउट करना है। और उसके बाद हम मीडिया क्यूरी पढ़ेंगे कि एक मीडिया क्यूरी करके कंसेप्ट है, वो कैसे काम करता है। अच्छा, सिलेक्टर के अंदर सिलेक्टर हम क्यों यूज़ करते हैं? क्योंकि हमारे पास HTML और CSS की हमारे पास डिफरेंट फाइल्स होती हैं कि हमारे पास HTML की फाइल है, देन CSS की फाइल है। अगर हमें इसमें से किसी भी टैग को टारगेट करना है तो वही नीड सिलेक्टर्स के इतने ज़्यादा टैग्स हैं, तो किसको उसको सेलेक्ट करके CSS अप्लाई करनी है, तो उसके लिए हमें सिलेक्टर की ज़रूरत पड़ती है। अच्छा, हमारे पास कुछ बेसिक सिलेक्टर्स हैं जैसे एलिमेंट सिलेक्टर या बाय टैग नेम सिलेक्टर। तो उसमें हम क्या करते हैं, जैसे H1 पे अगर हमें कोई स्टाइल परफॉर्म करना है तो हम H1 लिखते हैं, और अगर P टैग पे अप्लाई करना है तो हम P का टैग यहाँ पे लिखते हैं और उसके ऊपर हम कोई उसका बैकग्राउंड कलर या कुछ भी प्रॉपर्टी अप्लाई की जा सकती है। इसको हम एलिमेंट सिलेक्टर या बाय टैग नेम सिलेक्टर बोलते हैं। अच्छा, उसके बाद हमें देखा था कि हमारे पास क्लास सिलेक्टर की ऑप्शन है कि हम किसी भी ग्रुप ऑफ लेक्चर्स, अगर हमारे पास दो H1 हैं और एक हमारे पास P का टैग है, तो इन तीनों को अगर हम क्लास नेम के टैग नेम से करेंगे तो वो सब टैग्स पे अप्लाई हो जाएंगे बाय शो। और अगर हमें कुछ एक पर्टिकुलर H1 पे और किसी एक P टैग के ऊपर कोई स्टाइल अप्लाई करना है तो हम उसका ग्रुप बना लेते हैं थ्रू क्लास। तो हम इसको में भी कह सकते हैं हेडर, और इसके ऊपर भी सेम क्लास दे सकते हैं, उसको कह सकते हैं हेडर। तो इसको हम यहाँ पे डॉट लगा के टारगेट करेंगे तो वो उसी दो पर्टिकुलर टैग के ऊपर अप्लाई होगा जिनके ऊपर हमने ये वाली क्लास जो है वो अप्लाई की है या लगाई है। फिर हमने देखा था कि हमारे पास आईडी सिलेक्टर की ऑप्शन है। मीन क्या है कि अगर हमने कोई यूनिकली किसी एक टैग को टारगेट करना है तो हम आईडी सिलेक्टर का इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, उसके बाद हमारे पास यूनिवर्सल सिलेक्टर है जिसमें क्या होता है कि आप स्टार लगा के किसी भी टैग को गेट कर सकते हो, टारगेट कर सकते हो। ये हमने देखे, तो ये पुरानी चीज़ें जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। नाउ वी विल बी डिस्कसिंग के कॉम्बिनेशन सिलेक्टर क्या होते हैं, या इसकी आगे टाइप्स हैं। वन इज डिसेंडेंट सिलेक्टर्स और अदर इज चाइल्ड सिलेक्टर एंड थर्ड वन इज सिबलिंग सिलेक्टर्स। अच्छा, डिसेंडेंट सिलेक्टर में क्या होता है कि अगर आप एक सिलेक्टर के अंदर, मतलब आप कहते हो कि मेरे पास कोई मे बी P का टैग है और उसके अंदर कोई B का टैग है, उसको टारगेट करो। तो इसका मतलब क्या है कि इस जिधर जिधर भी P टैग आ रहा है और उधर उधर उनके दरमियान B का टैग आ रहा है, उसके ऊपर टारगेट करके उसका बैकग्राउंड कलर कुछ भी कर दो। हाँ, सिर्फ B टारगेट होगा बट वो P के अंदर होना चाहिए, उसका डिसेंडेंट होना चाहिए सिलेक्टर। मतलब एक्चुअली ये पेरेंट के अंदर चाइल्ड को ही देख रहा है, लेकिन इसमें ये है कि जितने भी उसके डिसेंडेंट होंगे, मीन उसके अंदर एक P के टैग के अंदर कोई B का टैग है, उसके अंदर फिर हो सकता है कोई और B का टैग P का टैग हो, उसमें भी कोई B का टैग हो, तो जितने भी उसके चाइल्ड हैं उन सबको वो देखेगा। जितने भी उसके डिसेंडेंट में आ रहे हैं, यानी कि इस P टैग के अंदर कोई div का टैग आ गया है, उसके अंदर B का टैग आ गया, तो ये फिर भी अप्लाई उसको कर देगा क्योंकि इसके डिसेंडेंट को देख रहे हैं। अच्छा, उसके बाद अगर हमने कोई स्टाइल अप्लाई करना है, नैव के अंदर कोई div है, उसके अंदर कोई UL टैग है, उसके अंदर ये जितने भी नैव टैग होंगे उसके अंदर div टैग होंगे, और उसके अंदर जो UL टैग होंगे उसके ऊपर ये लिस्ट स्टाइल नन कर देगा उसको। अच्छा, आइडिया समझ आ रहा है ना इसका? तो डिसेंडेंट सिलेक्टर नॉर्मली, ये जो कॉम्बिनेशन सिलेक्टर है ये कम यूज होंगे, जो ऊपर हमने पहले कंटिन्यूसली पढ़े हैं वो ज्यादा यूज होते हैं, जैसे जिसमें टैग नेम है, क्लास नेम है, आईडी है या यूनिवर्सल सिलेक्टर, ये ज्यादा हम यूज करते हैं क्योंकि इसमें क्लैरिटी ज्यादा है कि किन को टारगेट कर रहे हैं, किन टैग्स को। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो थोड़ी सी कन्फ्यूजन ज्यादा है, ऐसे ही है ना?
पी और बी मतलब क्या बन रहा है कि पी के अंदर कोई बी टैग आ रहा है तो उसके ऊपर ये बैकग्राउंड कलर जो है वो अप्लाई होगा। अच्छा, इसी तरह जिस तरह ये है उस तरह का एक चाइल्ड टैग भी है, मतलब चाइल्ड सिलेक्टर भी है। उसमें क्या होता है कि पी के अंदर बी टैग होगा तो फिर उसके ऊपर बैकग्राउंड कलर अप्लाई होगा। अब ये थोड़ा सा यहाँ पे कंफ्यूजिंग है। इसका मतलब क्या है कि डिसेंडेंट, डिसेंडेंट मतलब कि उसके अंदर जितने भी नेस्टिंग में जाएंगे ना आप, लाइक पी के अंदर कोई डिव टैग आ गया, डिव के अंदर कोई बी टैग आ गया तो सब पे अप्लाई होगा। इसमें क्या है कि डायरेक्ट चाइल्ड, मतलब पी में अगर बी है तो अप्लाई होगा, अदरवाइज नहीं होगा। मतलब डायरेक्ट चाइल्ड, उसका चाइल्ड होना जरूरी है उसको। तो अगर हम कोई टैग लगा रहे हैं, लेट्स सपोज मैं यहाँ पे कोई डिव टैग लगाता हूँ और उसमें कोई पी टैग लगाता हूँ, उसके अंदर कोई बी टैग लगाता हूँ, तो अब क्या है कि यहाँ पे हमारे पास 3 टैग है ना। अब मैं कहूंगा कि डिव के अंदर बी टैग है, उस पे ये स्टाइल अप्लाई हो, तो एक्चुअली ये डिव टैग तो है। अच्छा, उसका जो चाइल्ड है वो पी टैग है। जब मैं डिव ग्रेटर देन पी करूंगा तो फिर वो अप्लाई होगा उसके ऊपर पी पे। लेकिन अगर मैं इसके थर्ड चाइल्ड को टारगेट करना चाह रहा हूं तो फिर मुझे डिसेंडेंट सिलेक्टर लगाना पड़ेगा। कर सकते हैं, मल्टीपल भी कर सकते हैं, उसके अंदर भी जा सकते हैं, लेकिन फिर हमें वाजिया उसका पाथ प्रोवाइड करना है ना कि डिव के अंदर पी टैग है, उसके अंदर पी टैग है, उसके अंदर बी टैग है, हम सारा पाथ दे रहे हैं। लेकिन डिसेंडेंट में ऐसे नहीं है, हम सीधा ये बोल रहे हैं। डिसेंडेंट में हम मजीद नेस्टिंग में नहीं जा सकते। हाँ, मतलब एंड कोई भी एंड टारगेट जो आपने टारगेट करना है उसके पास आप चले जाते हो। एक टैग आप बता दो उसको कि जिसको भी उसने टारगेट करना है, तो वो अब ये पूरे सारे टैग्स को टारगेट नहीं कर रहा, सिर्फ डिव टैग को टारगेट कर रहा है। लेकिन उसके अंदर कोई बी टैग आ रहा है तो वो उसको कलर चेंज करेगा या उसको टारगेट करेगा। लेकिन जो चाइल्ड है उसमें उल्टा है, वो हमें बताना पड़ता है। मतलब पी के अंदर कोई डिव टैग है, उसमें कोई पी टैग है, पी के अंदर कोई बी टैग है, उसके ऊपर अप्लाई करो, सब पे अप्लाई हो जाएगा जितने भी उसके डिसेंडेंट है। अब ये यहाँ पे इस टेस्ट के ऊपर कलर अप्लाई कर रहा है। ये डिव के अंदर पी टैग है, पी के अंदर बी टैग है, इसमें तो क्लैरिटी है ना, इसमें तो कोई कन्फ्यूजन नहीं है कि वो उसके डिसेंडेंट को, मतलब सॉरी उसके चाइल्ड को, डिव के अंदर कोई पी टैग है, उसके अंदर कोई बी टैग है, उस पर वो अप्लाई कर रहा है स्टाइल। ग्रे कर देगा वो। अभी वो जो कलर आ रहा है वो इसी का ही आ रहा है, देखो ये वाला जो चीज। अभी हम इसको डिस्कस करते हैं, ये डिसेंडेंट का क्या मतलब है, समझ आ गई ना। अच्छा, अब ये क्या है कि अगर मैं आपको इसको समझाता हूँ कि ये पी टैग वाला कैसे काम कर रहा है। अगर हम इसके पास यहाँ पे लगाएंगे कोई भी पी टैग के डिसेंडेंट में, मतलब उसके जो डायरेक्ट चाइल्ड के अंदर जो पी टैग आ रहा है उसका कलर मैंने उसको कहा कि ये वाला कर दो तो उसने कर दिया। अब इसमें क्या है कि इसके जितने भी डिसेंडेंट आएंगे, मतलब फर्स्ट डिसेंडेंट जो होंगे इसके, अब डिव में मल्टीपल आ सकते हैं। लाइक अगर हम इसमें एक और टैग भी डालते हैं, अब इसके अंदर जितने भी डिसेंडेंट आ रहे हैं इसके, इस डिव में एक आए, दो आए, तीन आए, जितने भी होंगे उन सब के ऊपर वो अप्लाई करेगा। मतलब चूंकि उसके डिसेंडेंट में आ रहे हैं ना, उसके अंदर आ रहे हैं तो उसके अंदर वो अप्लाई करेगा। लेकिन अगर यही चाइल्ड टैग होता, मतलब अगर हमने इसका चाइल्ड बनाएंगे इसको, तो वो जो इसका डायरेक्ट चाइल्ड होगा वो उसको टारगेट करेगा। मीन्स क्या है कि अगर हम इसके अंदर एक और डिव भी लगाएं, अगर स्टिल ये अप्लाई कर रहा है। वो क्यों कर रहा है? क्योंकि ये वाला जो टैग है वो इसका डिसेंडेंट बन रहा है। मीन उसके नेस्टिंग में जितने भी कोई और टैग उसके पेरेंट बन जाए, लेकिन अल्टीमेट वो उसका चाइल्ड टैग है तो वो उसको अपना डिसेंडेंट समझेगा। कोई और टैग भी कर देंगे तो वो उसी तरह काम करेगा। लाइक हैं, वो तो वैसे भी कलर डिफरेंट था ना, स्टिल सेम ही आएगा।
वो तो चाइल्ड चाइल्ड तो क्लियर है ना, वो टारगेट आ रहा है। इसको ये बी ऑलरेडी है इसमें। देखो फिर क्या करेगा, वो अपने चाइल्ड को टारगेट करेगा। अब उसके लिए उसका डिसेंडेंट क्या बन रहा है, उसके पेरेंट का डिसेंडेंट पी टैग बन रहा है, और पी का डिसेंडेंट क्या बन रहा है, बी टैग बन रहा है। तो उसके डिसेंडेंट में जो कुछ भी आ रहा है वो उसको टारगेट करेगा, तो वो उसको टारगेट कर रहा है। लेकिन इसको मतलब अंडरस्टैंडिंग बनाने के लिए आप ये समझो कि जो भी उसके जितने भी डिसेंडेंट टैग हैं, लाइक अगर हम पी करते हैं तो जितने भी उसके डिसेंडेंट टैग मीन उसके अंदर जितने भी टैग्स आ रहे हैं, चाहे वो उनका पेरेंट कोई और है या नहीं है, उन सब के अंदर वो अप्लाई होगा। मतलब वो मेन उनका पेरेंट वो होना चाहिए, इनके मेन डिव होना चाहिए, अंदर टैग कोई भी वो मैटर नहीं करता है। लेकिन अगर हम चाइल्ड कर दें, मतलब अगर हम इस डिव को स्पैन कर दें, वैसे तो टेक्निकली ये गलत है क्योंकि ब्लॉक टैग के अंदर हम इनलाइन टैग अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन अब वो स्टिल ये इसका डिसेंडेंट रहेगा। क्यों, उससे ये एडजस्टेड है, ये उससे निकला है, जिस चीज से वो निकला है उसका ओरिजिन क्या है, अगर उसका ओरिजिन उससे मैच कर रहा है तो वो उस पर अप्लाई करेगा। अब तो अप्लाई नहीं होना चाहिए ना, अब तो वो मैच ही नहीं कर रहा ना इसके साथ, इस स्ट्रक्चर से मैच नहीं कर रहा, क्योंकि हमने डी में स्पैन डाल दिया है फिर बी टैग डाल दिया, इस वजह से। अगर हम बी करते हैं तो फिर वो करेगा। अब आपको समझ आ रही होगी कि अगर हम बी टैग को टारगेट करते हैं, अब हमने कहा कि डिव के अंदर जो बी टैग है उस पर स्टाइल अप्लाई कर दो। अब डिव के अंदर एक स्पैन टैग है, ऐसे ही है ना, उसमें बी टैग है, और एक पी टैग है और उसमें बी टैग है। अब एडजेसेंट सिबलिंग सिलेक्टर क्या कहते हैं कि डिव स्पेस बी। अब इसने देखना है कि डिव के अंदर जितने भी पेरेंट हैं उनके चाइल्ड भी उनके चाइल्ड कहीं पे भी जाके बी टैग आ गया ना, इसने उसका कलर अप्लाई कर दिया ना उसने कलर। अब अगर हम इसको बोले चाइल्ड, तो अब क्या होना चाहिए, अब डायरेक्ट चाइल्ड, अगर उसका डायरेक्ट चाइल्ड बन रहा है तो फिर अप्लाई होगा, अगर उसका डायरेक्ट चाइल्ड नहीं बन रहा तो फिर अप्लाई नहीं होगा, किसी पे भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि डायरेक्ट चाइल्ड तो दोनों ही नहीं है ना उसके। ये देखो, ये डिव में स्पैन है, एक का पी है। अब होगा अगर मैं डिव के अंदर कहता हूं पी और फिर कहता हूं बी, अब होगा किस दोनों का होगा या एक का होगा, कौन से का, नीचे वाले का होगा। वो क्यों होगा, हम बात स्पेसिफिक कर दी ना, डिव के अंदर एक पी का टैग पेरेंट है फिर बी का टैग पेरेंट है, सही है, बात समझ आ गई आपको। तो चाइल्ड सिलेक्टर क्या होता है, डिसेंडेंट सिलेक्टर क्या होता है, समझ आ रहा है, सही है। सिबलिंग सिलेक्टर, सिबलिंग क्या होता है, अच्छा अब एक सिबलिंग सिलेक्टर है P प्लस डिव। अच्छा ये क्या कहते हैं P प्लस डिव, ये कहेगा कि P का कोई सिबलिंग, कोई उसका सेम लेवल पे, सिबलिंग क्या होता है, सेम लेवल टैग। मतलब देखो अगर ये पेरेंट, सबका पेरेंट कौन है, HTML, ये हेड और बॉडी आपस में क्या है, सिबलिंग, क्योंकि ये सेम लेवल टैग है। अच्छा ये H1 इस बॉडी का क्या है, चाइल्ड, और H1 का पेरेंट कौन है, बॉडी। H1 इस H1 से क्या है, ये P इस डिव से क्या है, सिबलिंग। तो सिबलिंग क्या होता है, सेम लेवल के टैग को हम सिबलिंग बोलते हैं, सेम लेवल के टैग को सिबलिंग बोलते हैं। अब मैंने बोला है कि P प्लस डिव, तो P का सिबलिंग सिलेक्टर डिव है या नहीं, P का सिबलिंग सिलेक्टर डिव है, उसके अंदर बाकी सारे टैग हैं लेकिन वो उसके चाइल्ड है, वो उसके सिबलिंग नहीं है। लेकिन इसका सिबलिंग कौन है, मेन वाला डिव। तो मैंने क्या बोला कि P का सिबलिंग सिलेक्टर कोई डिव है, सही है, और उसके ऊपर ये वाला स्टाइल अप्लाई कर दो। अब अगर कोई इसका सिबलिंग ना हो तो फिर अप्लाई होगा नहीं, यानी कि डिव किसी दूसरे का चाइल्ड में हो,
तो अप्लाई होगा? नहीं होगा। अब अगर मैं बोलूं कि P का सिबलिंग सिलेक्टर H1, तो क्या होना चाहिए आपके ख्याल से? रिफ्रेश ही है ये, देखो रिफ्रेश किया हुआ है, मतलब अब ये देखो ना, इसका कलर चेंज कर देते हैं वाइट, तो अब हो रहा है ना, मतलब रिफ्रेश ही है। क्या हुआ? अच्छा, अब क्या इसका मतलब क्या है हो रहा है? अगर हम इसको इधर करते तो क्या होगा? तो क्या समझ में आया कि सिबलिंग सिलेक्टर यानी कि प्लस वाला जो सिबलिंग सिलेक्टर है, प्लस वाला, वो कैसे काम करता है? बाद में आने वाले टैग, यानी कि उसके बाद जितने चिल्ड, वो अपवर्ड नहीं जा सकता, बैकवर्ड आएगा, अपवर्ड नहीं जाएगा, बाद में आएगा। अच्छा, इसके साथ एक और सिलेक्टर है, डेट इज कॉल्ड एडजेसेंट सिबलिंग सिलेक्टर। एडजेसेंट, उसको हम टिल्डा से शो करते हैं। अच्छा, इसका क्या मतलब है? ये दोनों साइड से देखता है, टॉप पे भी और बॉटम पे भी। अगर हम इसको अप्लाई करेंगे ना, P सिबलिंग, मतलब इसके जितने भी H1 सिबलिंग में हैं, लाइक आपको मैं समझाता हूँ कि अब अगर हम इसके लगाते हैं, ये दोनों H1 इसके नीचे ले आते हैं, फिर और क्लैरिटी आ जाएगी। और अब हम अगर इसमें प्लस ही लगाते हैं जैसे हमने पहले लगाया था, तो क्या होगा? फर्स्ट वाले पे हो रहे हैं। और अगर हम इसको टिल्डा करते हैं, क्या हो रहा है? दोनों पे हो रहा है। तो एडजेसेंट नहीं, सब सीक्वेंस सिबलिंग सिलेक्टर एडजेसेंट, जो प्लस वाला था वो एडजेसेंट था। एडजेसेंट मतलब कि इसने सिर्फ फर्स्ट चाइल्ड को देखना है, फर्स्ट सिबलिंग चाइल्ड। हालांकि वो दोनों, अब P H प्लस H1 मतलब P के नीचे आने वाले, अपवर्ड नहीं चाह रहा, डाउनवर्ड, P के नीचे आने वाला H1 एडजेसेंट सिबलिंग सिलेक्टर है या नहीं, मीन के उसका एक पहला चाइल्ड, फर्स्ट वाला सिबलिंग टारगेट करना है। और अगर प्लस खत्म करके टिल्डा कर दें तो वो क्या करते हैं, जितने भी उसके सिबलिंग आएंगे, चाहे वो उससे जितने भी नीचे हों, दो नीचे हों, 3 नीचे हों, 4, उन सब के ऊपर ये अप्लाई कर देगा स्टाइल। अपवर्ड को नहीं लेगा, मतलब नीचे कोई मूव करेगा ये। मेरा ख्याल है कि ऊपर को भी लेना चाहिए, बट लास्ट टाइम शायद मैंने देखा था। नहीं, 2 हों 3 हों इससे फर्क नहीं पड़ता, जितने भी होंगे सब पे अप्लाई करेगा वो, लेकिन नीचे वाले बॉटम पे, लेकिन बॉटम पे हों और उसके सिबलिंग हो। लेकिन अगर ये H1 सपोज मैं डिव के अंदर ऐड कर देता हूं, फिर आएंगे? फिर नहीं आएंगे, क्योंकि अब वो उसके सिबलिंग सिलेक्टर में नहीं आ रहा, मतलब उसका लेवल चेंज हो गया, लेवल में नहीं आ रहा। तो ये कुछ ऐसे सिलेक्टर हैं जिसमें हमने क्या कौन कौन सा पढ़ा है? डिसेंडेंट सिलेक्टर। डिसेंडेंट सिलेक्टर क्या होता है? एक पेरेंट के अंदर जितने भी नेस्टिंग में जाके को चाइल्ड टैग एग्जिस्ट कर जाए तो उस पर स्टाइल अप्लाई होगा, डेट इज कॉल्ड डिसेंडेंट। और जो चाइल्ड है वो डायरेक्ट चाइल्ड, जो भी उसका डायरेक्ट चाइल्ड बनेगा बस उस पर वो अप्लाई करेगा। उसके बाद एडजेसेंट सिबलिंग सिलेक्टर क्या होता है? उस सेम लेवल पे आने वाला, बाद में आने वाला टैग पे अप्लाई करेगा, लेकिन सिर्फ एक पे। और सब सीक्वेंस जितने भी उसके बाद सीक्वेंस में आने वाले टैग होंगे सबके ऊपर वो अप्लाई कर देगा। ऑल गुड। लेकिन ये जो तीनों चारों मैंने आपको पढ़ाए हैं ना, एडजेसेंट सिबलिंग सिलेक्टर, चाइल्ड सिलेक्टर या डिसेंडेंट सिलेक्टर, ये इतने ज्यादा यूज नहीं होते। वो क्यों नहीं होते आपको शायद खुद ही समझ आ रही होगी।
क्यों नहीं होते? मतलब ना थोड़ा कम्प्लेक्स है, समझना मुश्किल है, गलती के चांसेस ज्यादा हो सकते हैं। अब देखो ना, अब कौन ध्यान रखे कि कितने सिबलिंग बन रहे हैं और कौन सा अब नीचे बन रहा है, और फिर चाइल्ड का ध्यान रखना, चीजें थोड़ा डिफिकल्ट है। चाइल्ड सिलेक्टर फिर भी यूज होता है, क्योंकि चाइल्ड भी अगर आप देखें तो समझ में आ रहा है, चाइल्ड समझ में आ रहा है ना, लेकिन जो दूसरे सिलेक्टर हैं वो थोड़ा मुश्किल है अंडरस्टैंड करना, तो इसलिए वो कम यूज होते हैं। आप कॉमनली सीएसएस देखेंगे, वहां पे आपको सबसे ज्यादा क्लास सिलेक्टर देखने को मिलते हैं, क्योंकि उसमें फैसिलिटीज ज्यादा होती हैं। मतलब 90% हम क्लास सिलेक्टर ही यूज करते हैं, लेकिन फिर बाद में कुछ आईडी सिलेक्टर भी यूज हो सकते हैं, और बहुत कम ये जो सिलेक्टर बाकी हमने पढ़े हैं ये यूज होते हैं। लेकिन चूंकि सिलेक्टर है, हमें नॉलेज होना चाहिए कि ये भी सीएसएस में एग्जिस्ट करते हैं। अगर कोई आप क्लास देख लो, या हमने वो बूटस्ट्रैप की फाइल खोली थी तो उसमें कहीं जगह पे ये डिसेंडेंट सिलेक्टर, चाइल्ड सिलेक्टर लगे हुए थे, तो हमें कोड रीड करना आसान हो सकता है अगर हमें ये चीज आती हो। अच्छा, उसके बाद एक और चीज है, डेट इज कॉल्ड एट्रीब्यूट सिलेक्टर, एग्जिस्टेंस सिलेक्टर एंड एट्रीब्यूट वैल्यू सिलेक्टर। मतलब एट्रीब्यूट क्या होता है? हाँ, अगर लेट्स सपोज मेरे पास इमेज टैग है, हम किसी भी टैग की खसूसियात बढ़ा सकते हैं, तो मैं इसके अंदर अल्टर वैल्यू देता हूं, मे बी इमेज, या क्या देते हैं ऑफिस पिक्चर, ऐसे। ये मैंने अल्टर वैल्यू दे दी, तो अब डेफिनेटली क्योंकि हमने सोर्स नहीं दिया तो क्या होगा, अल्टर वैल्यू शो हो जाएगी। अब हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास तो इमेजेस बहुत ज्यादा हो सकती है ना, और किसी इमेजेस पे कोई अल्टर टैग लगाया, किसी इमेजेस पे लगाया, या किसी इमेज पे ऐसे भी हो सकता है उस इमेज पे हमने कोई अल्टर टैग नहीं लगाया। मतलब एट्रीब्यूट लगाएं या ना लगाएं उससे फर्क पड़ता है? मतलब अल्टर लगाएंगे तो उसकी मतलब उसके अंदर पावर ज्यादा आ जाएगी, नहीं लगाएंगे जो भी डिफॉल्ट उसका स्ट्रक्चर है वो वैसे चलेगा, मतलब कुछ भी एग्जिस्टिंग नहीं आ रही अगर इमेज टैग के ऊपर वो अप्लाई नहीं है। अब हम ये दो हमारे पास इमेज के टैग हैं, अब इसकी हम अपनी मर्जी से सिलेक्ट कर सकते हैं। हम कह सकते हैं कि कोई इमेज टैग है, उसके ऊपर अगर सिलेक्टर, उसके ऊपर अगर एट्रीब्यूट आर्ट लगा हुआ है तो उसके ऊपर ये वाला स्टाइल अप्लाई कर दो, मे बी उसकी विड्थ समथिंग कर दो, या उसकी हाइट समथिंग कर दो, या इस तरह की चीजें। अगर उसके ऊपर आर्ट का एट्रीब्यूट लगा हुआ है तो क्या सिंटेक्स है, img इमेज का टैग, देन स्क्वायर ब्रैकेट, और उसके अंदर एट्रीब्यूट का नेम, ये जरूरी नहीं आर्ट आएगा, ये आप src भी कह सकते हो, आप इसको कोई विड्थ कह सकते हो, अगर विड्थ के भी तो एट्रीब्यूट होते हैं, आप इसको हाइट कह सकते हो, आप इसको और कौन से हमने ऐसे एट्रीब्यूट पढ़े हैं, मीन मैक्स, उनको भी टारगेट कर सकते हो। तो कोई भी एट्रीब्यूट के नाम से अगर आपने टारगेट करना है, आप चाहते हो कि जितने भी टैग्स हैं इमेज वाले, उनके जिन वो और जिनके ऊपर आर्ट का एट्रीब्यूट लगा हुआ है उनको टारगेट करके लेके आओ। जरूरी नहीं कि इसके ऊपर, आप ऐसे भी कह देते हो कि सारे डिव टैग ढूंढ के लेके आओ जिन पे आईडी का सिलेक्टर लगा हुआ। समझ आ गई? अच्छा, यहां से भी डिव देने की जरूरत नहीं है, आप कह दो कि सारे हेडर की क्लास, जिन पे हेडर की क्लास लगी है वो सब ढूंढ के लेके आओ, और उनके ऊपर आईडी का सिलेक्टर भी लगा होना चाहिए। अब हेडर की क्लास तो हम हर टैग पे भी लगा सकते हैं ना, लेकिन किसी पे आईडी लगी है किसी पे नहीं लगी, तो जिस पे आईडी लगी है वो टारगेट हो जाएगा, जिस पे नहीं लगी वो टारगेट है। और टैग नहीं है, एट्रीब्यूट है वो, तो आप लिख दें ना, अगर एक पे ही आर्ट है तो आप लिख दें, तो वो तो सिर्फ वही आएगा, लेकिन किसी एक की वैल्यू की बेस पे करना है। तो फिर क्या होगा, जैसे आपने img का टैग लगाया हुआ है, उस पर आर्ट टैग है, फिर आप इक्वल टू उसकी वैल्यू भी दोगे, लाइक जैसे हमने अभी आर्ट वैल्यू दी थी ना, ऑफिस पिक्चर, फिर आप उसकी वैल्यू भी पास करोगे ऐसे। इसका मतलब है सब इमेजेस के टैग ढूंढो, उनके अंदर आर्ट एट्रीब्यूट लगा होना चाहिए, और उसकी वैल्यू भी क्या होनी चाहिए, ऑफिस पिक्चर, फिर ये अप्लाई होगा। अगर ऐसा नहीं है तो अप्लाई नहीं होगा। अब अगर हम इसको कह दें कि हेडर टैग,
हेडर की क्लास। अब ये क्या करेगा, हर वो टैग ढूंढेगा जिसपे हेडर की क्लास है, फिर उस पे आर्ट का एट्रीब्यूट भी लगा हुआ है और उसकी वैल्यू भी क्या है, ऑफिस पिक्चर है, तो सबको मैच कर लेगा। एंड हो गया ना, मतलब उस हिसाब से। अब ये भी थोड़ा कंफ्यूजिंग ही है, अगर आप देखें तो इस तरह भी मतलब आपको बहुत कम सीएसएस देखने को मिलेगी जो एट्रीब्यूट सिलेक्टर पे लगी होगी। लेकिन एट्रीब्यूट सिलेक्टर में दो तरह के सिलेक्टर हैं, एक एट्रीब्यूट वैल्यू सिलेक्टर और एक सिर्फ एट्रीब्यूट सिलेक्टर। एट्रीब्यूट एग्जिस्टेंस सिलेक्टर या एट्रीब्यूट एग्जिस्टेंस मीन के ये चीज एग्जिस्ट करती है उस पर या नहीं, तो उसमें सिर्फ हम नाम देते हैं एट्रीब्यूट का, और इक्वल टू वैल्यू में क्या करते हैं, उसकी वैल्यू भी स्पेसिफाई करते हैं। तो वैल्यू पे भी और नाम दोनों पे अगर हमें देखना हो तो ये वाला सिलेक्टर हमारा काम आएगा। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है जी कंसेप्ट में डेट इज कॉल्ड प्रोसीडो क्लासेस और प्रोसीडो एलिमेंट। अच्छा, सीडो क्लासेस या सीडो एलिमेंट, पी को समटाइम्स साइलेंस भी लोग बोलते हैं। अच्छा, ये प्रोसीडो क्लासेस में क्या होता है कि, या सीडो क्लासेस में कि हमारे पास कुछ एट्रीब्यूट के हम कह सकते हैं कि कोई पी का टैग लगा हुआ है, उसके अंदर एक क्लास अप्लाई करो। क्लास कैसे अप्लाई होती है, सिंगल कॉलन से नहीं, जो नॉर्मली हम क्लास सिलेक्टर है ना वो होता है डॉट से। अगर हमने सीडो क्लास या सीडो क्लास अप्लाई करनी है तो उसमें क्या होता है, पी कोलन, मतलब कोई भी सिलेक्टर कोलन। अब जरूरी नहीं कि बाय टैग नेम या एलिमेंट सिलेक्टर होगा। और कौन कौन से सिलेक्टर हमने पढ़े हैं, आईडी सिलेक्टर, एडजेसेंट, सिबलिंग सिलेक्टर, चाइल्ड सिलेक्टर, कोई भी सिलेक्टर बोलो। तो लेट्स सपोज अगर हम आईडी सिलेक्टर यूज करते हैं, मैं कहता हूं हेडर कोलन फॉरवर्ड, तो जब भी कोलन आएगा ना सिलेक्ट, ये यहां तक सिलेक्टर खत्म हो गया। सिलेक्टर खत्म होने के बाद अगर कोलन आता है दैट इज कॉल्ड सूडो क्लासेस। अच्छा, इस क्लास के अंदर क्या होता है वो हम डेफिनेटली, हर क्लास का डिफरेंट मीनिंग है। ओवर एक क्लास हमने डिस्कस की है, वो हम देखेंगे इसका क्या मीनिंग है। अच्छा, इसी तरह मैंने सिलेक्टर में डैश भी डॉट भी यूज कर सकता हूं ना, इसका क्या मतलब बन गया, क्लास सिलेक्टर को, जहां पे सिलेक्टर खत्म हो गया ना। अब लेट्स सपोज अगर आपने एडजेसेंट सिबलिंग सिलेक्टर यूज करना है या कोई भी दूसरा सिलेक्टर यूज करना है, जहां पे वो सिलेक्टर खत्म हो गया उसके बाद कोलन शुरू होगा और उसके बाद क्लास का नाम आएगा, दैट इज कॉल्ड होवर क्लास। अब ये होवर क्लास क्या करती है मैं आपको दिखाता हूं। बैकग्राउंड कलर क्या हो रहा है ये देखिएगा कि ये सीएसएस ऑल द टाइम अप्लाई नहीं हो रही। कब हो रही है, जब हेडर की क्लास के ऊपर माउस को हम ऊपर होवर कर रहे हैं, फिर ये वाली क्लास अप्लाई हो रही है। नॉर्मली अगर मैं इसको खत्म कर दूं तो क्या होता है, ऑल द टाइम अप्लाई रहेगी। अगर मैं कोलन लगा के प्रोसीडो क्लास अप्लाई कर दूंगा दैट इज कॉल्ड होवर, तो क्या होगा, जब उस पे होवर होगा तो फिर अप्लाई होगी, अदरवाइज अप्लाई नहीं होगी। इतनी बात समझ आ रही है। इसको हम क्या, और भी क्लासेस हैं मैं डिस्कस करूंगा, अभी बस मैं सिंटैक्स पे फोकस कर रहा हूं। अब ये जरूरी नहीं कि क्लास के साथ ये चलता है, आप इसको कहे तो पी टैग, ये भी एक सिलेक्टर ही है ना। कोई भी सिलेक्टर जहां पे खत्म होगा उसके बाद अगर कोलन और क्लास का नाम आ जाए, फिर उसके अंदर लिखी हुई सीएसएस ऑल द टाइम अप्लाई नहीं होगी, क्लास की डेफिनेशन पे डिपेंड करेगी। बात समझ आ गई कि अगर आपकी जहां पे भी सिलेक्टर आ रहा है, कोलन लगा के सिलेक्टर का नाम आ गया, उसके बाद लिखी हुई सीएसएस ऑल द टाइम अप्लाई नहीं होगी। कब होगी, जब उसके ऊपर मतलब कोई क्लास की डेफिनेशन पे डिपेंड करेगी। वो क्यों, क्योंकि और भी क्लासेस हैं, लाइक जैसे होवर की क्लास है, ऐसे एक क्लास है दैट इज कॉल्ड एक्टिव, एक और क्लास है दैट इज कॉल्ड फोकस, एक और क्लास है दैट इज कॉल्ड विजिटेड। ये सारी क्लासेस हैं और इन सब के अपने अपने मीनिंग्स हैं।
होवर का मीनिंग ये है कि जब भी उस टैग के ऊपर मैं माउस लेके जाऊंगा तो CSS अप्लाई होगी। अच्छा, जरूरी नहीं कि इसमें बैकग्राउंड कलर, आप इसमें फॉन्ट भी चेंज कर सकते हैं। आप कोई भी CSS लगा सकते हैं, मतलब इस बॉक्स के अंदर कोई भी। बस इसकी खासियत ये है, अगर नॉर्मली हम क्लास यूज नहीं करते तो क्या होता है, फौरन अप्लाई हो जाती है। लेकिन अगर हम क्लास यूज करते हैं, मतलब पसीडो क्लास यूज करते हैं, तो उस वक्त क्या होगा, फौरन अप्लाई नहीं होगा, क्लास की डेफिनेशन पे डिपेंड करेगा। तो होवर की डेफिनेशन क्या है, माउस ऊपर जाएगा। एक्टिव की डेफिनेशन क्या है, जब कोई एलिमेंट एक्टिव होगा, एक्टिव हालत में होगा, उस पे हम आते हैं। फोकस की, ये नॉर्मली एक्टिव और फोकस वगैरह इनपुट पे हम लगाते हैं। नहीं, उसके लिए हमें थोड़ी और लॉजिक बनानी पड़ती है, वो CSS से नहीं होता है। अगर उसके ऊपर होवर हो तो हम उसका कंटेंट चेंज कर दें, या कोई उसका स्टाइल, मतलब वो अगर इमेज है तो वहां पे कोई लिंक लगा दें, या कुछ पूरा टैग ही बदल दें, ये काम हम कर सकते हैं। लेकिन उसको करने के लिए हमें फिर मतलब थोड़ा और जावास्क्रिप्ट का इस्तेमाल करना पड़ता है, लॉजिक्स का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो अभी के लिए जस्ट हम CSS से जितना कंट्रोल हो रहा है वो देखते हैं। और कंट्रोल CSS से, देखो CSS कुछ कर नहीं रहा, सिर्फ इतना हमें कंट्रोल दे रहा है। वो कह रहा है कि नॉर्मली CSS फौरन अप्लाई हो जाती है, मैं आपको CSS को अप्लाई नहीं करूंगा। कब करूंगा, जो भी क्लास की डेफिनेशन होगी। तो होवर की डेफिनेशन क्या है कि माउस ऊपर जाएगा तो इसके अंदर लिखी हुई जितनी CSS है वो अप्लाई हो जाएगी। अब देखो, मैं जैसे ही माउस ऊपर लेके जा रहा हूं, वो आप आईडी इधर P के टैग की जगह आईडी कर दें, मतलब हैश लगा देना यहाँ पे, हैश हेडर। अगर आपने क्लास, मैंने बोला ना किसी भी सिलेक्टर के आगे कॉलन आ सकता है, यही तो मैं बता रहा हूँ। हैश के आगे भी आ सकते हैं, डॉट के आगे भी आ सकते हैं, और दूसरे सिलेक्टर के आगे भी आ सकता है। जैसे हमने अभी हमने क्या, कौन सा सिलेक्टर पढ़ा था, दैट इज कॉल्ड वो एट्रीब्यूट वैल्यू सिलेक्टर। वो क्या करता है, IMG आर्ट कोलन, उसके आगे भी कोलन आ सकता है। जिधर भी सिलेक्टर खत्म हो जाएगी ना, सिलेक्टर की डेफिनेशन खत्म हो जाएगी, उसके बाद कोलन। अच्छा, उसके बाद वो दूसरे पे भी आ सकता है, जो हमने अभी डिसेंडेंट सिलेक्टर पढ़ा है। वो क्या होता है कि डिव के अंदर डिव स्पेस बी, उस पे भी कॉलन, क्योंकि इधर सिलेक्टर खत्म हो गया ना, तो जिधर सिलेक्टर खत्म हो गया उधर से फिर पसीडो क्लास शुरू होगी। अब पसीडो क्लास के अंदर फिर उसकी डेफिनेशन है कि वो क्या काम करेगी। अब नॉर्मली अगर ये क्लास ना अप्लाई करूं तो क्या होता है, वो ऑल द टाइम अप्लाई होती है। तो क्लास लगा दूं तो क्या होगा, उसकी डेफिनेशन पे डिपेंड करेगी कि उसकी डेफिनेशन क्या है। और होवर की डेफिनेशन क्या है, जब माउस ऊपर जाता है तो वो अप्लाई कर देती है। अच्छा, इसी तरह हमारे पास और भी टैग है, डेट इज कॉल्ड, देखो इनपुट का एक टैग हमने पढ़ा था, उस पे हम प्लेस होल्डर लगा लेते हैं। अच्छा, अब ये एक हमारे पास ये चीज है, अगर आप देखो ना, मैंने जैसे ही इसके ऊपर फोकस किया तो आप देख रहे हो कि इसका बॉर्डर चेंज हो जाता है। ये भी पसीडो क्लास से हो रहा है, और इसकी पसीडो क्लास है फोकस, इसकी क्या है, और ये बाय डिफॉल्ट हो रहा है। आप इसका चेंज कर सकते हो बिहेवियर। आप कहोगे, क्या बोलोगे आप इसको, कि इनपुट टैग के अंदर कोलन फोकस की जो क्लास है, सॉरी फोकस की जो इसकी क्लास है अपनी बिल्ट इन पसीडो क्लास है, उसके अंदर जाओ और उसका बैकग्राउंड कलर के चेंज कर दो, बॉर्डर चेंज कर दो, उसका जो भी आपने चेंज करना है आप उसका चेंज करोगे तो वो फोकस पे वो काम कर लेगा। अच्छा, इसी तरह जिस तरह फोकस है उस तरह ब्लर भी है। सॉरी, इसमें शायद नहीं होता है ना, CSS में, जावास्क्रिप्ट में होता है ना। वो भी सेम ये काम करता है, वो कुछ करता है जब वो अनफोकस होता है। लेकिन मेरे ख्याल से CSS में इतनी क्विकली अनफोकस जब खत्म हो रहा है तो शायद उसका इफेक्ट ना हो, इसलिए उन्होंने ऐड नहीं किया। लेकिन जावास्क्रिप्ट में ये भी होता है कि जब आप फोकस कर रहे हो किसी इनपुट के ऊपर, अब देखो मैं फोकस नहीं हूं तो बैकग्राउंड कलर क्या है, मैं जैसे ही फोकस कर रहा हूं तो बैकग्राउंड कलर क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। ये क्यों हो रहा है, ये आज की टाइम CSS नहीं अप्लाई हो रही, जैसे मैं बाहर क्लिक कर रहा हूं खत्म हो जाता है। क्यों,
क्योंकि हमने लिखा है उसको प्सीडो क्लास के अंदर, और प्सीडो क्लास फोकस की डेफिनेशन क्या है? ऑल द टाइम अप्लाई नहीं होती, जब जिसकी जो भी डेफिनेशन है तब होती है। इसी तरह हमने एक टैग पढ़ा था लिंक का, और उसमें मैंने लिखा था और उसमें हम लगा देते हैं मे बी google.com। अच्छा, अब मैं क्या बोल रहा हूं, ए टैग के अंदर जाओ और जैसे ही इसका लिंक विजिट हो जाए तो उसका बैकग्राउंड कलर क्या कर दो, ब्लू या रेड कर दो। अच्छा, अब वैसे नॉर्मली ये है, जैसे मैं विजिट कर रहा हूं तो देखो क्या हो रहा है, रेड हो जाता है। जैसे मैं विजिट कर लेता हूँ रेड हो जाता है। नहीं, रेड वो चूंकि मैं रिफ्रेश हो जाता है ना, पेज लाइव चल रहा है, जैसे मैं करता हूँ वो रिफ्रेश हो गया, दोबारा वो सिचुएशन ले आता है। मतलब मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो आगे चला गया ना, और जैसे मैं वापस जाऊंगा तो पेज रिफ्रेश हो जाएगा वो पुरानी हालत में। वो एक दफा रेड होता है, अगर आप फोकस करो ना, वो रेड होता है तो वो फिर ब्लू होता है अगेन, क्योंकि उसकी एक्चुअल हालत तो ब्लू है ना। तो इसके ऊपर आप होवर भी अप्लाई कर सकते हो। वो कैसे करेंगे? ए टैग होवर, उसका बैकग्राउंड कलर चेंज करना है या कुछ भी। अब होवर है तो ब्लैक, वो ब्लू हो रहा है, विजिट कर लिया तो रेड हो गया उसका कलर, और बाकी होवर पे वो वैसे ही अप्लाई हो रहा है। ये कौन सी प्रॉपर्टी होवर की कर सकते हैं ना, अभी जैसे फोकस की है। तो अब ये जो इनपुट है इसके डिफरेंट रहते हैं, जिसका एक्टिव है, फोकस है और अनफोकस है, यानी कि जो ब्लर डिफॉल्ट चीजें चल रही हैं, मैंने उससे फोकस खत्म कर लिया तो उसकी प्रॉपर्टी सेपरेट है, मतलब उसकी प्रोसीडो क्लासेस सेपरेट है, वो सिर्फ इनपुट पे चलती है। जैसे हम एक्टिव है, किसी चीज पे क्लिक करते हैं तो वो एक्टिव होती है ना, तो वो इनपुट की फील्ड है जो एक्टिव होती है उस वक्त। हाँ, वो कर सकते हैं कि अगर आप इसके ऊपर होवर कर रहे हो तो इसकी विड्थ इंक्रीज कर दो, या इसकी छोटे छोटे और काम कर सकते हो, इसकी हाइट चेंज कर दो। आप फोकस पे क्लिक करें, समटाइम आप देखते हो किसी इनपुट पे हम फोकस करते हैं तो उसकी विड्थ ऐसा ऐसा स्लाइड हो जाती है, बड़ी हो जाती है, वो भी फोकस पे होती है। कोई भी सीएसएस लगा सकते हैं ना। आप देखो, आप ये फोकस के ऊपर आए हो, आप कहते हो कि बैकग्राउंड कलर ये हो जाए और इसकी विड्थ जो है वो 50 पिक्सल हो जाए, इसकी हाइट इतनी हो जाए, तो इसमें एक क्लास लगा दूं या 10 क्लासेस लगा दूं, बॉर्डर ये हो जाए, बैकग्राउंड में से जितनी फॉन्ट साइज ये हो जाए, जितनी भी सीएसएस अप्लाई की है सब हो जाएगी। क्योंकि एक्चुअली इस प्रोसीडर क्लास का सीएसएस के स्टाइल से लेना देना नहीं है, इसका क्या लेना देना है इवेंट पे, कि क्या काम कब करना है। मतलब ये कहता है कि इसके अंदर लिखी हुई सीएसएस को मुझे अप्लाई कब करना है। अगर हम ये नहीं लगाते तो वो बाय डिफॉल्ट फौरन ही अप्लाई हो जाता है। हाँ, प्लेस होल्डर का भी अंदर उसका टेक्स्ट का कलर भी चेंज हो जाता है, एट्रीब्यूट से सिलेक्ट करके भी उसका, मतलब उसका कलर हम सारे चेंज कर सकते हैं। उसके आउटलाइन लगी होती है, एक आउटलाइन भी हो जाती है, वो भी नीचे आ रही है, वो हमने नहीं पढ़ी थी, वो भी मैंने डाली है। सही है। तो प्रोसीडो क्लासेस क्या होती है, समझ में आ गया सबको? वो विजिटेड वाला तरीका है, वो विजिटेड हो जाता है। जब जब एक चीज को हमने विजिट कर ली है तो उसका कलर चेंज हो जाएगा। उन्होंने लगाया हुआ है, ये सीएसएस गूगल वालों ने लगाई हुई है, जिस चीज को ताकि वो पता लगता रहे ना मैंने इस चीज को विजिट कर लिया, तो वो ये वाला जो विजिटेड वाला इसका क्लास है प्रोसीडो, वो यूज होती है वहां पे। वो तो पूरे इनपुट में होगा ना, हमने टारगेट किसी ना किसी टैग को करना है, वो किसी ना किसी सिलेक्टर से करना है, तो प्लेस होल्डर तो टैग नहीं है। नहीं, एट्रीब्यूट सिलेक्टर में क्या कर रहे हैं, वो टैग को ही सिलेक्ट कर रहा है। आप बात नहीं समझे, सीएसएस किसी टैग पे अप्लाई होती है, किसी एट्रीब्यूट पे नहीं होती। एट्रीब्यूट तो उस टैग की फंक्शनैलिटी को इंक्रीज या डिक्रीज करता है। बात नहीं समझे? वो नहीं, एक्चुअली उसमें टेक्निकली क्या होता है कि हमारे पास
अगर हमारे पास ये इनपुट का टैग है ना, इसका अगर मैं कलर चेंज करता हूं, मैं इसको कहता हूं कि तुम्हारा कलर होगा ग्रीन। अच्छा, अब जो भी इसमें टेक्स्ट अप्लाई होगा उसका कलर ग्रीन हो जाएगा, लेकिन जो इसका बाय डिफॉल्ट कलर है ना, प्लेस होल्डर वाला कलर है, वो इसका मतलब वो ग्रे में रहेगा, जो उसका एक्चुअल कलर है। मतलब आप कह लो कि जो उसकी डिफॉल्ट वैल्यू है वही सेट रहेगी उसकी। जो जब मैंने टैग पे फोकस किया है तो उसकी विड्थ, एक तो हमने विड्थ की प्रॉपर्टी चेंज कर दी थी और फोकस करने के ऊपर, और जो हम टाइप कर रहे हैं वो हमारी कलर की प्रॉपर्टी उसको चेंज कर रही है। उसको भी हम खेल सकते हैं, मतलब जो हमारा जो प्लेस होल्डर है उसकी वैल्यू को भी हम चेंज कर सकते हैं। फिर हमें वो स्पैन का टैग एक लगाना पड़ता है, उसको फिर हम टैग को टारगेट करते हैं, उसका अपना प्लेस होल्डर यूज नहीं करेंगे। थोड़ा मतलब थोड़ा मैनेज करके उसको कर लेते हैं, इतना टेक्निकल काम नहीं है, लेकिन उसको हमें कस्टमली मैनेज करना पड़ता है थोड़ा सा। तो वो हम हाइड करते हैं ना टैग को, फिर नहीं हो भी सकता है। अब देखो CSS में डिजाइन तो कुछ भी रिक्वायरमेंट आ सकती है, अगर फिग्मा में कोई भी डिजाइन किसी भी तरह से हमें उसको वैसे ही करना है, फिर हमारे पास अपनी चॉइस ऑप्शन नहीं है ना कि हम खुद से सोचें। अगर डिजाइन नहीं है फिर तो जो भी ऑप्शन है वो हम यूज करेंगे, लेकिन अगर डिजाइन अवेलेबल है तो फिर तो हम अपनी चॉइस नहीं ले सकते ना। फिर अगर उसने प्लेस होल्डर का डिजाइन या डिफरेंट रखा हुआ है तो फिर हम उसी के साथ ही जाएंगे। डिजाइन को लेकर खास तौर पर ये जो डिफरेंट माइंड्स होते हैं वो किस तरह की रिक्वायरमेंट्स लेते हैं। हाँ, मतलब एक्चुअली हम कौन सा डिजाइनर है, तो वो तो डिजाइनर ने देना है ना ऑप्शन, जो भी दे देगा हमें उसके साथ चलना है। अगर वो बॉर्डर किस तरह से दे रहा है, कलर किस तरह से दे रहा है, तो ये तो डिजाइन की टेक्निक उसके पास होंगी तो वो देगा। नहीं, एट्रीब्यूट को देखो आप बात नहीं समझ रहे। एट्रीब्यूट हमेशा किसी टैग के ऊपर अप्लाई होते हैं, बात समझ रहे हो? तो हम किसी टैग को टारगेट कर रहे हैं ना, हम एट्रीब्यूट को टारगेट नहीं कर सकते। हम एट्रीब्यूट की वैल्यूज को चेंज कर सकते हैं, लेकिन हम एट्रीब्यूट को टारगेट करके एट्रीब्यूट का डिजाइन, मतलब एट्रीब्यूट तो टैग है, जो ये देखो ना जितने भी टैग हैं इन पे एट्रीब्यूट जो अप्लाई हो रहे हैं एक्चुअली वो इनपुट टैग ही है ना, वो तो इसके ऊपर अप्लाई हो रहे हैं, उनकी अपनी इट्स हैव एग्जिस्टेंस नहीं है ना, एग्जिस्टेंस तो सिर्फ टैग की होती है, इसलिए। अच्छा, आगे है जी हमारे पास प्रोसीडो एलिमेंट्स। जिस तरह हमारे पास क्लासेस हैं ऐसे हमारे पास एलिमेंट्स होते हैं। जैसे उसमें क्या फर्क होता है, जैसे एक हमारे पास P का टैग है एंड देन हमारे पास एक एलिमेंट है आफ्टर, ये भी एक तरह का सिलेक्टर है। जो प्रोसीडो एलिमेंट्स हैं वो एक तरह के सिलेक्टर्स होते हैं। इसमें और क्लास में क्या फर्क है, क्लास में एक कॉलन आता है और प्रोसीडो एलिमेंट्स में दो कॉलन आते हैं। जहां भी आपको दो कॉलन नजर आए तो आपने क्या समझना है, प्रोसीडो एलिमेंट। जहां पे एक कॉलन नजर आए प्रोसीडो क्लास, सही है। अच्छा, इसका मीनिंग क्या है? इसका मतलब यह है कि अगर आपके पास कोई पैराग्राफ है और उसमें से आप फर्स्ट लेटर को टारगेट करना चाह रहे हो, लाइक आपका कोई पैराग्राफ था, उसमें बहुत लंबा पैराग्राफ हो सकता है, उसका जो पहला बैकग्राउंड, जो पहला उसका लेटर है उसका आप फॉन्ट साइज बड़ा करना चाह रहे हो, मे बी आप उसको कह रहे हो कि तुम्हारा फॉन्ट साइज 30 पिक्सल होगा, तो क्या होगा कि जो पहला लेटर है ना, अगर देखो P का टैग का पहला जो लेटर था उसका साइज क्या हो गया है, बड़ा हो गया। अब ये जो प्रोसीडो एलिमेंट है ये भी टारगेट करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, लेकिन ये समझो कि टेक्स्ट लेवल पे, कंटेंट लेवल पे टारगेट कर रहे हैं। जो नॉर्मल सिलेक्टर है वो टैग लेवल पे सिलेक्ट कर रहे थे ना चीजों को, किस पे कर रहे थे, टैग लेवल पे। ये क्या कर रहे हैं, ये टेक्स्ट लेवल यानी कि कंटेंट लेवल पे भी टारगेट कर सकते हैं। जैसे एक पैराग्राफ टैग में देखो कितने सारे वो कंटेंट है। मीन अगर मैं इसका कंटेंट थोड़ा बड़ा कर दूं, अब ये देखो L जो है वो बड़ा आ रहा है, बाकी सारे अक्सर आपने देखा होगा ना ऐसे न्यूज़पेपर्स में चीजों में, तो एक लेटर बड़ा होता है, वो कैसे होता है, ये प्रोसीडो एलिमेंट यूज होता है उसमें, तो फर्स्ट लेटर। इसी तरह फर्स्ट लाइन को भी हम टारगेट कर सकते हैं, जिस तरह फर्स्ट लेटर को कर रहे हैं ना, तो हम कहेंगे फर्स्ट लाइन, तो क्या होगा
पहली लाइन को टारगेट कर लेगा वो। तो ये इस तरह के जो सिलेक्टर्स होते हैं, फर्स्ट लेटर, फर्स्ट लाइन, इनको हम प्रोसीडो एलिमेंट्स बोलते हैं। और अगर सिंगल कॉलन के साथ आए तो प्रोसीडो क्लास बोला जाता है उसको। तो उसके अंदर हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं। प्रोसीडो एलिमेंट की समझ आ गई कि एक एलिमेंट यानी कि एक टैग के अंदर जो कंटेंट है उसको अगर मुझे सिलेक्ट करना है तो प्रोसीडो एलिमेंट इस्तेमाल होंगे। बाकी जो सिलेक्टर है ना वो डिफरेंट चीज है। सिलेक्टर क्या होते हैं? मतलब सिलेक्ट करने के लिए, लेकिन वो टैग को सिर्फ सिलेक्ट करते हैं। जैसे हमने एडजेसेंट सिबलिंग सिलेक्टर, चाइल्ड सिलेक्टर, सीक्वेंशियल सिलेक्टर, और कितने पढ़े, जनरल सिलेक्टर, सबसीक्वेंट सिलेक्टर, उसके बाद जितने भी हमने सिलेक्टर पढ़े हैं वो सिर्फ टैग को टारगेट करते हैं। अब एक टैग के अंदर अगर कंटेंट को टारगेट करना है तो उसके लिए मुझे क्या यूज करना पड़ता है? प्रोसीडो एलिमेंट्स। वो एक टैग के अंदर कंटेंट को सेलेक्ट करने के लिए काम आते हैं। और प्रोसीडो क्लासेस किस लिए काम आती हैं? एक टैग के ऊपर स्पेसिफिक किसी टाइम के ऊपर सीएसएस अप्लाई करने के लिए, किसी इवेंट के ऊपर के होवर करूंगा, क्लिक करूंगा, विजिट करूंगा, तब वो सीएसएस अप्लाई होगी। आज की टाइम अप्लाई नहीं होगी। लेकिन प्रोसीडो एलिमेंट का ये काम नहीं है। वो आज दी टाइम है, लेकिन वो सिलेक्ट करता है उस एलिमेंट के अंदर चीजें कैसे हमें मैनेज करनी है। अच्छा, इस तरह जिस तरह ये हमारे पास फर्स्ट लाइन, फोर्थ लाइन है, इस तरह एक और भी है। लाइक अगर हमारे पास कोई बटन का टैग हो, हम उसके बिफोर के अंदर कह सकते हैं कि उसके कंटेंट के शुरू के अंदर एक कंटेंट डालो और उसके अंदर में भी आप एक डैश डाल दो। जो भी उसका कंटेंट है उसके स्टार्ट में एक डैश डाल दो, और अगर मैं आफ्टर करूंगा तो बाद में उसके कंटेंट में ये डैश डाल दो। तो इस तरह करके हम क्या कर पा रहे हैं, उस पर्टिकुलर एक टैग के कंटेंट को छेड़ पा रहे हैं। बिफोर, आफ्टर, फर्स्ट लाइन, फर्स्ट लेटर, सब डबल कॉलन से आ रहे हैं। तो इनको हम प्रोसीडो एलिमेंट्स या प्रोसीडो एलिमेंट सॉरी बोलते हैं। ऑल गुड? अच्छा, आप कुछ एडिशनल सिलेक्टर भी हैं, that is called nth child or nth of type, not, has, is, ये भी हम देख लेते हैं कि नॉर्मली हमने क्या देखा था कि कोई p का टैग हो, अगर मैं इसके ऊपर बैकग्राउंड करूंगा तो ये सबके ऊपर अप्लाई हो जाएगा ना, ऐसे ही किया था ना। अब अगर मैंने ये कहना है कि p का टैग, जितने भी p के टैग हैं उन सब के ऊपर अप्लाई हो, लेकिन सिर्फ उनके ऊपर अप्लाई ना हो जिन टैग के ऊपर क्लास हेडर अप्लाई हुई है। इसमें डॉट लगा लें, हैश लगा लें, कुछ भी अप्लाई कर लें। तो ये क्या कह रहे हैं कि ये अब प्रोसीडो क्लास नहीं है, ये सिलेक्टर है। ये क्या कह रहा है कि p के टैग को सिलेक्ट करके लेके आओ और उसके अंदर से इंक्लूड ना करो क्लास हेडर को। अच्छा, इसी तरह nth चाइल्ड है कि nth चाइल्ड 3 या 2, इसका मतलब ये है कि इस p के अंदर अगर 10 चाइल्ड हैं, उनमें से जो उसका दूसरा चाइल्ड है ना उसको सिलेक्ट करके उसका बैकग्राउंड कलर ये कर दो। सिलेक्टिव मतलब वो उसमें तो ये था ना, बाकी जितने भी पढ़े हैं चाइल्ड या डिसेंडेंट वो तो सब पे ही हो रहा है, ये सिर्फ एक को कर रहा है, एक चाइल्ड को। जो भी दूसरे नंबर वाला चाइल्ड, तीसरे नंबर वाला चाइल्ड है उस पे, या भी हमारे केस में दूसरे नंबर वाला चाइल्ड। nth मतलब के नंबर के किस नंबर पे जाके, तो nth चाइल्ड मीन p चाइल्ड के अंदर जो उसका सेकंड नंबर का चाइल्ड है बस उसको टारगेट करना। या अगर हम div टैग करते हैं तो div में बहुत सारे टैग होते हैं, तो अब उसका जो सेकंड वाला चाइल्ड है ना बस उसको ये टारगेट करेगा, बाकी किसी को टारगेट नहीं करेगा। फिर नॉट भी पढ़ लिया। हैज क्या कह रहा है कि div टैग, जितने भी div टैग हैं सबको सर्च करो, उसके अंदर
देखो कि जो H1 टैग लगे हैं बस उनको टारगेट करो, जितने भी डिव हैं उनके अंदर ओनली H1 टैग। हाँ, उस डिव को टारगेट करो जिसके अंदर H1 टैग। Select all div element that contain an H2 heading inside। अगर हम H2 पास करते हैं, अगर H1 पास करते हैं तो वो सिर्फ H1 को करेगा, टैग नेम के हिसाब से चलना है इसमें। एंड देन इज सिलेक्टर इज, इससे उल्टा चलेगा कि वो डिव जिनके अंदर H1 भी है, P भी है, स्पैन भी है, अगर इसकी ये सारे चाइल्ड हैं तो फिर वो इसको सेलेक्ट करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। लेकिन डिसेंडेंट में क्या होता है कि आपको एग्जैक्ट बताना पड़ता है कि P स्पेस P, तो सिर्फ P को करेगा वो। अब इसमें मल्टीपल ऑप्शन आ रही है ना, H1 P स्पैन, और वो सबको सिलेक्ट करके हम डिव को सिलेक्ट कर रहे हैं। मतलब हम ये, अगर मैं कहूँ कि कोई आपके पास ऐसा डिव टैग है जिसमें H1 भी उसका चाइल्ड हो, P भी हो, स्पैन भी हो, उसका फिर तुम बैकग्राउंड कलर रखवा करो। अब ऐसा तो आपको या तो खुद पढ़ोगे जाके देखोगे, और या फिर ये यूज करोगे एडिशनल सिलेक्टर। लेकिन मैंने बोला ना, ये जो सिलेक्टर हमने पढ़े हैं सारे, इसीलिए मैंने आपको स्टार्ट में नहीं पढ़ाए थे। उसकी रीजन क्या थी? क्योंकि ये इतने कॉमनली यूज नहीं होते हैं, लेकिन अभी हम पढ़ रहे हैं। आप देख रहे होंगे मैं भी समटाइम कंफ्यूज हो रहा हूँ। वो क्यों? क्योंकि मैं कौन सा इनको रोज देखता हूँ या पढ़ता हूँ या यूज कर रहा हूँ, क्योंकि ये बहुत कम यूज होते हैं। लेकिन हमारे नॉलेज में ये चीज होनी चाहिए। वो क्यों? क्योंकि जब आप किसी लाइब्रेरी का कोड रीड करोगे या किसी मेजर बड़े प्रोजेक्ट पे काम करोगे, तो हो सकता है किसी ने ये वाला सिलेक्टर वहां पे लगाया हो, तो जब आप एक दफा माइंड से गुजार लोगे, एटलीस्ट आपको पता होगा कि ऐसी भी कोई चीज CSS में एग्जिस्ट करती है। अब क्या क्या चीजें CSS में हैं ये तभी पता लगेगा ना अगर मैं आपको पढ़ाऊंगा। तो इसलिए मैं ये सारी लिस्ट आपको दिखा रहा हूँ कि ये ऑप्शन हैं। अब ये यूज करने हैं या नहीं करने आपके ऊपर है, लेकिन आपके पास ये नॉलेज के लिए होना चाहिए कि आपके पास कौन कौन से सिलेक्टर हैं और वो क्यों हैं। सही है। अच्छा, आज हम रिवाइज कर लेते हैं, फिर कल से हम CSS के यूनिट्स पढ़ेंगे, फिर मीडिया क्यूरी पढ़नी है, बैकग्राउंड प्रॉपर्टीज हैं कुछ, CSS आउटलाइन, और फिर मीडिया क्यूरी एनिमेशंस। मतलब कल हमने पढ़ना है आगे एडिशनल सेक्टर हो गया, CSS के यूनिट्स CM, MM, IN, PX, PT, PC, ये मतलब कम यूज होते हैं लेकिन सारे हैं, हमें पढ़ना है इनको। और फिर हमारे पास EM है, EX है, CH है, REM, WB, WH, बहुत कम आपने नाम सुने होंगे, WMIN, WMAX, VMIN, VMAX, और बैकग्राउंड की कुछ प्रॉपर्टीज CSS आउटलाइन, और इसके बाद मीडिया क्यूरी और CSS एनिमेशंस। तो ये करेंगे हमारे, फिर ऑलमोस्ट मुझे लगता है कि सारी CSS कंप्लीट हो जाएगी। बाकी चीज़ें हमने पढ़ ली है ना तकरीबन। एक ग्रिड वो भी इसमें ऐड कर लो, एक CSS ग्रिड। उसके बाद फिर हमारी जो CSS है वो ख़त्म हो जाएगी, फिर हम इंशाल्लाह नेक्स्ट मॉड्यूल करेंगे। तो कोशिश करेंगे कल हमारी CSS रमज़ान से पहले पहले ख़त्म हो जाए। तो छोटी छोटी प्रॉपर्टीज़ हैं, कल हम ख़त्म करके इसको डिस्कस कर लेंगे, गिट पढ़ेंगे इसके बाद। इनफ है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि हमें CSS की फ्रेमवर्क से प्रॉब्लम होना चाहिए। यही बातें मैंने आपको लास्ट टाइम भी पढ़ाई थी कि वो बहुत मतलब इजी है, उसको हम इजीली मेंटेन कर सकते हैं। पढ़ाया था स्टाफ सिलेक्टर, जनरल सिलेक्टर पढ़ाया था। ऑल गुड। तो आज की अगर क्लास को हम रिवाइज करें तो उसमें क्या क्या पढ़ा हमने? बेसिक सिलेक्टर, देन कौन कौन से सिलेक्टर हैं कॉम्बिनेशन में, फिर एट्रीब्यूट सिलेक्टर, उसमें दो तरह के हैं, एग्जिस्टेंस सिलेक्टर और एट्रीब्यूट वैल्यू सिलेक्टर, फिर प्रोसीडो क्लासेस और प्रोसीडो एलिमेंट। क्या फर्क होता है? सही है। फिर उसके बाद एडिशनल सिलेक्टर।